Daylight saving time. It is the practice of shifting time by 1 hour ahead by forwarding the time in the clock during the beginning of summers and and bringing it backwards at the end of summer. 1 घंटा आगे पीछे करने का ये वो होता है, प्रैक्टिस होती है डे लाइट टाइम सेविंग्स में। क्योंकि सर्दियों में क्या है, सर्दियों में जो दिन छोटे हो जाते हैं, हमारी एरिया में रात बड़ी हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो लेट वो होता है, तो हम क्या करें हैं 1 घंटा जो है उसको प्लस कर देंगे सर्दियों में। ठीक है, 11 बजे होंगे, 1 घंटा और उसमें ऐड कर देंगे, 12 बजा देंगे हम उसको। ठीक है, गर्मियों में क्या करेंगे, गर्मियों में माइनस कर देंगे उसको। ये 1 घंटा आगे पीछे करना है, लेकिन अभी तो इसको बंद करने का वो हो रहा है। ये भी याद रखना, इंडिया एंड श्रीलंका का सेम टाइम होता है। ठीक है, ये डे लाइट टाइम सेविंग होती है। प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग टाइम, टाइम को शिफ्ट करने की प्रैक्टिस बाय 1 hour अहेड, 1 घंटा आगे, बाय फॉरवर्डिंग द टाइम, टाइम को आगे ले जाकर के इन द क्लॉक, क्लॉक में 1 घंटा आगे ऐड कर दिया जाता है, टाइम को आगे 1 घंटा और ऐड कर दिया जाता है। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ समर्स, गर्मियों के शुरुआत में 1 घंटा और ऐड कर दिया जाता है। एंड ब्रिंगिंग इट बैकवर्ड्स एट द एंड ऑफ समर, और समर के एंड में इसको वापिस उसी पोजीशन पे लाया जाता है। गर्मियां शुरू के 1 घंटा ऐड कर दिया, पहले उठो, पहले निपटाओ सारे काम 1 घंटा पहले। ठीक है, हमारे मोबाइल में होता है डे लाइट सेविंग टाइम करते हैं, 1 घंटा ऑलरेडी आगे दिखा देता हूँ। समझ गई? अब दिस प्रैक्टिस विल हेल्प इन अलाइनिंग द डे टू डे एक्टिविटीज अलोंग विद डे लाइट। ये जो एक्टिविटी है ना, ये डे लाइट के साथ हमारी एक्टिविटी हो उसको अलाइन करने के लिए किया जाता है। एंड सेव एनर्जी कंजम्पशन, और एनर्जी कंजम्पशन को सेव करने के लिए किया जाता है। डे लाइट सेविंग टाइम इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्रीज इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स में जो कंट्री हैं उनके लिए डे लाइट टाइम ये लाभदायक नहीं है, क्योंकि हमारे में तो दिन और रात का जो है वो लाइट काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, वेरिएशंस एज द वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नॉट दैट मच ऑफ टेम्परेचर टेम्परेट रीजन्स, मतलब दिन का और रात का जो वेरिएशन है वो इतना नहीं होता जितना टेम्परेट रीजन्स में होता है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि 1 घंटा ऐड करना होता है, 1 घंटा लेस करना, तो लेस क्यों करना जब वो निकल रहा है, वो पता है। मान लो मैम गर्मियां शुरू हो रही हैं, गर्मियां शुरू हो रही हैं तो 1 घंटा हम ऐड कर देते हैं। 1 घंटा हम उसमें ऐड इसलिए कर देते हैं ताकि सूरज भी तो पहले निकल जाता है। ठीक है, 1 घंटा इसलिए आगे बढ़ा देते हैं ताकि हमारी एनर्जी कंजम्पशन बचे। 4 बजे तक हम लाइट, 5 बजे तक हम लाइट ऑन करते हैं, 6 बजे तक लाइट ऑन हो रहेगी सर्दियों में, 6 बजे तक रहेगी, अंधेरा रहता है सुबह सुबह। लेकिन गर्मियों में तो 6 बजे तक लाइट ऑन नहीं रख सकते ना हम, हमें तो 5 बजे ही बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 बजे तक वो हो जाता है। ठीक है, तो हमें 1 घंटा इसलिए ऐड करना पड़ता है उसमें। ठीक है, ताकि हमारा एनर्जी कंजम्पशन बचे, ताकि हम जल्दी जल्दी अपनी एक्टिविटीज को करें कि उठ लो दिन निकल आया है, ऐसे बोलते हैं हम। ये नहीं बोलते इतने बज गए हैं, हम कहते हैं देखो दिन निकल आया है, उठ जाओ। तो हमें जल्दी ही उठना पड़ता है, इसलिए डे लाइट सेविंग टाइम्स क्या है। लेकिन अभी इसमें पता चलेगा कि लीप सेकंड्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, लीप सेकंड क्या है। लीप सेकंड को है ना अभी खत्म करने पर जोर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, देखेंगे हम कैसे। लीप सेकंड, लीप का मतलब होता है उछलना। ठीक है, यहां बैठे थे लीप करके आगे चले गए, लेकिन इसको समझना कैसे है। द करंट स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ टाइम, अभी जो हम टाइम को मेजर कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब पर, इज फ्रॉम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन वहां से आया है। पूरे ग्लोब में जो भी टाइम को मेजर किया जा रहा है वो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से मेजर किया जा रहा है, विच इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल एटॉम टाइम। ठीक है, जो इंटरनेशनल एटॉम टाइम पर बेस्ड ऑन है, वाइब्रेशन होती है ना एटॉम्स की, उसके बेस पर काउंट किया गया। एंड एस्ट्रोनॉमिकल टाइम, और एस्ट्रोनॉमिकल टाइम से भी इसको क्या किया गया है, मेजर किया जाता है। ये टाइम को मापा जाता है ग्लोब, पूरे के पूरे ग्लोब में, और इस स्टैंडर्ड के हिसाब से मापा जाता है। वो क्या है, लीप सेकंड की अवधारणा है टाइम को। TAI मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम इज बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस ऑफ एटॉमिक और मोलिकुलर सिस्टम्स। एटॉमिक वाइब्रेशंस पर, मोलिकुलर सिस्टम्स पर वो बेस्ड ऑन है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम है वो। एंड इट इज वेरी एक्यूरेट,
और वो वेरी एक्यूरेट है। घड़ी भी आती है ना एटॉमिक वाइब्रेशंस पर होती है, वो एक्यूरेट होती है, वो गलत नहीं होती। ठीक है। यूटीआई, यूटीआई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टाइम इज बेस्ड ऑन अर्थ रोटेशन, वो अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड ऑन है। समझ गए? एक ऐसा टाइम जो अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड हो उसको हम यूटीआई बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। ठीक है। और जो वाइब्रेशंस पर हो, एटॉमिक वाइब्रेशंस पर, उसे इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम बोलते हैं। समझ गए? इंट्रोड्यूस्ड इन 1972, लीप सेकंड की शुरुआत कब हुई? 1972 में। सो फार अब तक देयर हैव बीन 27 लीप सेकंड्स, 27 लीप सेकंड्स हो चुके हैं अब तक। ठीक है। आगे देखो क्या, वंस इन ए वाहिल, एक बार, थोड़े समय में, अर्थ रोटेशन स्लोज डाउन, अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है। टू अकोमोडेट दिस स्लोइंग डाउन, इस स्लोइंग डाउन को अकोमोडेट करने के लिए द एटॉमिक क्लॉक इज स्लोड डाउन फॉर 1 सेकेंड, एटॉमिक क्लॉक को भी 1 सेकेंड कम कर दिया जाता है। सो दैट द अर्थ कैचेज अप, ताकि अर्थ जो है वो कैचेज अप हो जाए, समान हो जाए अर्थ की रोटेशन और टाइम। टू स्लो डाउन द एटॉमिक क्लॉक को स्लो डाउन करने के लिए वी नीड टू ऐड 1 सेकेंड टू इट, हमें इसके अंदर 1 सेकेंड को ऐड करना पड़ता है, कम करने के लिए ऐड करना पड़ता है। किसमें? यूटीआई में। दैट एक्स्ट्रा सेकेंड इज कॉल्ड एज लीप सेकेंड, जिस एक एक्स्ट्रा सेकेंड को हम ऐड करते हैं उस एक्स्ट्रा सेकेंड को हम लीप सेकेंड बोलते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड हम आगे कूदा देते हैं उसको। समझ गए? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स passed a resolution to do away with the leap second from 2035, 2035 से जनरल कॉन्फ्रेंस जो वेट्स एंड मेजर पर हुई थी उसने एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें बताया गया था कि लीप सेकंड को टू डू अवे विद, रिमूव करो, हटाओ, खत्म करो। समझ गए? ये है लीप सेकंड। क्या है लीप सेकंड? जो हम घड़ी का जो समय मिलाने के लिए जो टाई है ना, टी आई और यू टी आई में से 1 सेकंड को माइनस किया जाता है। हाँ, माइनस किया जाता है। कुछ आप बताइए। यही क्या? धरती की रोटेशन स्पीड एक बार कम होती है, लेकिन एटॉमिक वाइब्रेशन तो कम नहीं होगी ना, वो तो चलती रहेगी। तो धरती की रोटेशन को अकोमोडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें 1 सेकेंड को एटॉमिक क्लॉक, जिस जो एटॉमिक टाइम होता है उसमें से 1 सेकेंड को कम करना पड़ता है, और कम करने के लिए हमें यूटीआई में 1 सेकेंड को ऐड करना पड़ता है। वो जो 1 सेकेंड हम ऐड कर रहे हैं वो 1 सेकेंड हमारा लीप सेकेंड होता है। 1972 में शुरुआत की गई। ठीक है। अभी जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स ऑन मेजर पर, उसने क्या रिजोल्यूशन पास किया था कि 2035 से हम लीप सेकेंड को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे। नॉट फॉर मेंस, ये मेंस के लिए नहीं है, ओनली प्रीलिम्स में आता है। 1-2 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में आए। ठीक है। 2025 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, 1-2 क्वेश्चन थे कॉस्मोलॉजी से। लिमिटलेस एक्सपेंस है। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज व्हाट दैट हैज लिमिटलेस एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस ही नहीं है उसका। 100 to 400 बिलियन गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में। कितनी गैलेक्सी हैं? 100 to 400 बिलियंस, एंड 100 to 400 बिलियन स्टार्स इन सच गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में 100 से 400 तक स्टार्स हैं। ठीक है। देखो डेफिनेशन, बेसिक्स ऑफ कॉस्मोलॉजी। डेफिनेशन क्या है कॉस्मोलॉजी की? द लिमिटलेस एक्सपेंस ऑफ स्पेस, समय स्पेस का, अंतरिक्ष का अंतहीन प्रसार या विस्तार, सराउंडिंग अस, जो हमारे चारों तरफ है, कंसिस्टिंग ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स, जिसमें प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, एटसेट्रा। ये यूनिवर्स है। इट हैज 100 to 400 बिलियन गैलेक्सीज, जिसमें 100 से 400 बिलियन गैलेक्सीज हैं। विद इच गैलेक्सी, प्रत्येक गैलेक्सी में कंटेनिंग 100 to 400 बिलियन स्टार्स, इच गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन क्या है? स्टार्स हैं। इज इट क्लियर? ओरिजिन देखो, ओरिजिन का, ओरिजिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी में। ये नोट्स वहीं से क्रिएट किए गए हैं, मोर इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी से ज्यादा। स्टडी स्टेट थ्योरी दी गई थी गिवन बाय हेले। इसके द्वारा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ओवरऑल साइज एंड मास ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मास जो है और उसका जो साइज है वो लगभग कांस्टेंट रहता है,
बना रहता है एज इट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर, ठीक है। एंड द यूनिवर्स हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, और संसार जो है, यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, सेम साइज बना रहता है उसका। बट इट ऑलवेज एक्सपेंडिंग, लेकिन ये हमेशा एक्सपेंड करता रहता है, क्रिएटिंग न्यू स्टार्स एंड गैलेक्सीज, नए नए स्टार, नए नए गैलेक्सी बनते रहते हैं एट द सेम रेट, और उसी रेट पर द ओल्ड वंस बिकम्स अनऑब्जर्वेबल, जो पुरानी गैलेक्सीज हैं अनऑब्जर्वेबल होती रहती है। ये स्टडी स्टेट थ्योरी दी गई थी हेले के द्वारा, समझ में आ गया। मान लो ये संसार है, यूनिवर्स है बीच में, ये क्या हो रहा है, ये फैल रहा है, ठीक है, फैल रहा है तो कहीं ना कहीं से बढ़ भी तो रहा होगा, जैसे इसका साइज ऐसे ही रहेगा, ये फैलता रहेगा फैलता रहेगा। यहाँ जो गैलेक्सीज हैं ये फैल के जाएंगी कहाँ, खत्म हो जाएंगी, यहाँ वाली जाएंगी कहाँ, ये भी खत्म हो जाएंगी, बीच में से नई गैलेक्सी नए स्टार आते रहेंगे। ये बता रखा है कि इसका साइज इतना ही रहेगा, ओवरऑल फैलता रहेगा, बीच में से जो पुरानी गैलेक्सीज हैं जो बनी हैं, यहाँ पर तो पुरानी गैलेक्सी हैं, ये खत्म होती रहेंगी, नई बनती रहेंगी, स्टार बनते रहेंगे। ये किसने बताया था, हेले ने, स्टडी स्टेट थ्योरी में, ठीक है। पल्सेटिंग थ्योरी क्या है, गिवन बाय एडिंगटन, एडिंगटन के द्वारा पल्सेटिंग थ्योरी दी गई। एज पर द थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द यूनिवर्स एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अल्टरनेटिवली, यूनिवर्स जो एक्सपेंड्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है अल्टरनेटिवली। इट एक्सपेंस इट एक्सपेंसेस होता है इसका बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के कारण इसका एक्सपेंस होता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण पुल के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। एडिंगटन ने दिया था पल्सेटिंग थ्योरी, ठीक है। द यूनिवर्स इज करंटली इन द फेज ऑफ एक्सपेंशन, अभी हाल ही में जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंशन के फेज में है, समझ गए। पल्सेटिंग थ्योरी, पल्स क्या होती है, नाड़ी, नाड़ी क्या करेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब एक्सपेंशन संकुंचन, एक्सपेंशन संकुंचन। अभी जो है, जो यूनिवर्स है वो करंटली एक्सपेंशन फेज में, एक्सपेंस होता है ड्यू टू एक्सप्लोजन, कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, समझ गए। पल्सेटिंग थ्योरी गिवन बाय एडिंगटन, स्टडी स्टेट थ्योरी गिवन बाय हेले, समझ गए। एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स, बिलियन स्टार्स, ठीक है, और गैलेक्सीज कितनी, 100 to 400 बिलियन इन वन यूनिवर्स, समझ गए। अब देखो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग हुआ था, ठीक है। जॉर्जिस लेमाइत्रे वाज फ्रॉम बेल्जियम, ये जॉर्जिस लेमाइत्रे के द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी, 1927 में, बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय जॉर्जिस लेमाइत्रे इन 1927। बिफोर, इस थ्योरी के अनुसार क्या है, ये बेल्जियम से थे, बिफोर 13.8 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स या साल पहले, द यूनिवर्स वाज एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट, जो यूनिवर्स था एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट था, ठीक है, डेंस था, डेंस, ठीक है, एंड हॉट सिंगुलरिटी, हॉट सिंगुलरिटी का मतलब होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा था और एक ही फॉर्म में था वो, समझ गए। एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन हैपेंड, अचानक एक विस्फोट हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो विस्फोट हुआ, विच वॉज कॉल्ड एज बिग बैंग, इसको बिग बैंग बोला गया। बिग मीन्स होता है बड़ा, बैंग मीन होता धमाका, बिग बैंग हुआ, इसको बोलते हैं कॉस्मिक एक्सप्लोजन को। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से यूनिवर्स वाज स्टार्टेड टू एक्सपेंड, यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग टुडे, और आज भी एक्सपेंड हो रहा है। द एक्सपेंशन सब्सिक्वेंटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, ये जो एक्सपेंशन है ये परिणाम स्वरूप एटम्स का निर्माण हुआ, एक्सपेंशन से मॉलिक्यूल्स का हुआ, स्टार्स का हुआ, गैलेक्सीज का हुआ, एक्सेट्रा, प्लैनेटरी बॉडीज, ठीक है, कुपेर बेल्ट, ऊर्ट बेल्ट, एक्सेट्रा, समझ गए। हमने जो पढ़ा वही है ना 11th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है, उससे भी ज्यादा है, पल्सेटिंग थ्योरी शायद नहीं दी गई थी उसमें, ठीक है। अब इसमें देखो, इन 1929 में हबल प्रोपोज्ड, हबल एक व्यक्ति का नाम है, प्रोपोज्ड दैट ऑल ऑब्जर्वेबल स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। उसने ये प्रस्ताव रखा कि जो भी स्टार्स और गैलेक्सीज को हम देख रहे हैं वो धरती से दूर जा रहे हैं। ही डिस्कवर्ड दिस थ्रू, उसने इसको डिस्कवर किया था थ्रू द फेनोमेनन ऑफ रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट के फेनोमेनन से देखा था उसने।
रेड शिफ्ट का फेनोमेनन क्या होता है? द रेट ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज हबल्स कांस्टेंट। और जिस एक्सपेंशन हो रहे हैं उनकी जो एक्सपेंशन की दर है, कितने टाइम में इतना एक्सपेंड हो रहा है, उस दर को हम हबल्स कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो रेड शिफ्ट है ना, ये रेड शिफ्ट एक प्रकार की ऐसी थ्योरी है कि कोई चीज हमारे पास है और जितनी वो दूर जाती जा रही है वो रेड होती चली जा रही है, जितनी दूर जा रही है, क्योंकि रेड लाइट डू नॉट गो स्कैटरिंग इजिली। रेड लाइट इजिली स्कैटर नहीं होती है, बाकी सारी लाइट हो जाती हैं। जितनी दूर जाओगे रेड होती जाएगी, रेड होती जाएगी, रेड होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेड शिफ्ट थ्योरी उसने दी है ना, उसने रेड शिफ्ट थ्योरी के बेस पर यह कहा है कि जो गैलेक्सीज और जो स्टार्स हैं वो पृथ्वी से दूर जा रही हैं। समझ गई? ये थ्योरी हबल ने दी थी 1929 में। और हबल कांस्टेंट क्या हो गया? व्हाट इज हबल कांस्टेंट? जिस रेट से यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा वो रेट क्या है? हबल कांस्टेंट है। लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। नेबुला, सबसे पहले नेबुला को देखते हैं, लाइफ साइकिल स्टार की। पहले नेबुला, फिर प्रोटोस्टार, बर्थ ऑफ स्टार, रेड जेंट। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज नेबुला। जेंट क्लाउड ऑफ गैस, गैस का एक बहुत बड़ा क्लाउड एंड डस्ट और धूल का क्लाउड, मेनली कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ गैस का और धूल का बड़ा सा बादल नेबुला होता है। द गैसियस पार्टिकल, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं नेबुला में, आर पुल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, वो ग्रेविटी से एक साथ होते हैं, एक तरफ खींच लिए जाते हैं, पुल टुगेदर गैसियस पार्टिकल्स। एंड द गैसेज क्लाउड स्टार्ट टू स्पिन, और जो गैस का बादल है वो घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल पुल से एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं और वो खींचे जा रहे हैं और घूमना शुरू कर दिया उसने। नेबुला, नेबुला क्या है? गैस और धूल का बादल। मेनली कौन सी गैस? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन मेनली। ठीक है, व्हाट इज प्रोटोस्टार? द स्पिनिंग ऑफ गैसियस मास, ये जो घूम रहा है ना गैसियस मास नेबुला, इसकी जो स्पिनिंग है व्हेन इट रीचेस हाई टेम्परेचर, ये स्पिन करते हुए जब हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ए हॉट कोर, और इसमें एक हॉट कोर की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब इसके कोर में टेम्परेचर हाई हो जाता है। इज इट क्लियर? बर्थ ऑफ ए स्टार, व्हेन द टेम्परेचर क्रॉसेस 15 मिलियन डिग्रीज, जब उसकी हॉट कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री क्रॉस कर जाता है, से ज्यादा बढ़ जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट्स एट द कोर, कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाता है। समझ गए? रेड जेंट क्या होगा? व्हेन द सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन रन्स आउट, जब हाइड्रोजन की सप्लाई खत्म हो जाती है, हाइड्रोजन से तो बना ही हुआ है वो हाइड्रोजन, तो वो फिर स्पिनिंग होने लगी तो फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। और जब हाइड्रोजन की सप्लाई खत्म हो जाती है, द कोर ऑफ स्टार, उस स्टार की नेबुला की जो कोर बनी थी वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कोर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, सिकुड़ जाती है। एंड साइमल्टेनियसली, और उसी समय द आउटर सेल, जो आउटर सेल है, ठीक है, जो गैस और धूल का जो वो बना हुआ था, गैस तो कॉन्ट्रैक्ट होगी वहां पे, उसका तो वो बन गया, जो आउटर सेल होगी जो, ठीक है, वो क्या हो जाती है? एक्सपेंड्स, वो फैल गई, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्टार, और वो जो फैल जाती है तो जो साइज है स्टार का वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, विच इज कॉल्ड एज रेड जेंट, जिसे रेड जेंट कहा जाता है। रेड जेंट, व्हेन द सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन रन्स आउट, जब हाइड्रोजन की सप्लाई रन्स आउट हो जाती है, जिससे नेबुला था, जिसमें हाइड्रोजन गैस थी, कोर बनी थी, और वो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया था, और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होने के बाद जब हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, सप्लाई खत्म होगी, कोर जो है स्टार की, जो स्टार बना था कोर, उसकी कोर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं बची है, कोर पहले बड़ी थी, तो कोर खत्म, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट ही होगी, कॉन्ट्रैक्ट होकर के साइमल्टेनियसली उसी पर द आउटर सेल एक्सपेंड्स, जो आउटर सेल एक्सपेंड्स हो जाती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्टार विच इज कॉल्ड द रेड जेंट, जिससे स्टार का जो साइज है वो बढ़ जाता है, उसको रेड जेंट बोलते हैं। तो करवा दिया मैंने। इट इज ए लो मास स्टार, अभी जो रेड जेंट है बना है, जो एक्सपेंड्स होकर के, ये लो मास स्टार होता है।
लो मास स्टार कैसे? विद लेस देन 10 टाइम्स द सन्स मास, जिसका सूर्य का जितना मास होता है उससे 10 गुना मास इसका कम होता है। ठीक है, ये यूं कह लो कि इसका मास इतना होता है कि इसका मास जितना है अभी इससे 10 गुना ज्यादा सन का मास है, इतना लो मास होता है इसका। द कोर कोलैप्स, जो कोर है वो कोलैप्स हो जाती है, ढह जाती है, खत्म हो जाती है। टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्लेनेटरी नेबुला, इससे एक प्लेनेटरी नेबुला बन जाता है जो कोर जब खत्म हो जाती है। विद ए स्फेरिकल सेल, जिसकी एक स्फेरिकल सेल होती है, वो गैस की, मतलब गैस की स्फेरिकल, गैस चारों तरफ चक्कर काटी होती है। विच, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल बी लेफ्ट विद ओनली द कोर, जो थोड़े समय के बाद केवल कोर ही बचती है उसमें, वो गैस भी दूर हो जाती है। ठीक है, विच इज कोल्ड एज व्हाइट ड्वार्फ, जिसको हम व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है, ओनली क्या बचता है? कोर, व्हाइट ड्वार्फ हो गया। विच में बिकम द ब्लैक ड्वार्फ, जो ब्लैक ड्वार्फ भी बन सकता है इन द फ्यूचर में, ये व्हाइट ड्वार्फ हो गया, ब्लैक ड्वार्फ हो गया। हाइड्रोजन की सप्लाई खत्म होगी, कोर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कोर जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसकी जो गैसियस स्फेरिकल जो है सेल जो है वो भी खत्म हो जाती है, कोर बचती है। जब कोर बचती है तो व्हाइट नेबुला है, जो इन फ्यूचर में ब्लैक वो ड्वार्फ भी हो सकता है, व्हाइट ड्वार्फ। इन द इनिशियल मास ऑफ ए स्टार, इफ द इनिशियल मास, यदि उसका जो इनिशियल मास है स्टार का, ठीक है, इज मोर देन 10 टाइम्स द मास ऑफ द सन, यदि वो सूर्य के मास से 10 गुना ज्यादा मास है शुरू का रेड का, ठीक है, इट बिकम्स ए रेड सुपरजेंट, ये रेड सुपरजेंट बन जाता है। विद ह्यूज साइज, जिसका बहुत बड़ा साइज होता है, विशाल साइज होता है। ऑल द रेड सुपरजेंट्स विल रिजल्ट इन सुपरनोवा, जो सारे सुपरजेंट हैं वो सुपरनोवा बन जाते हैं। ठीक है, ऑल सुपरजेंट्स ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ आयरन कोर, आयरन कोर के एक्सप्लोजन के कारण, जो कोर है आयरन की, ठीक है, आयरन की होगी अब वो, ठीक है, वो उसमें जो एक्सप्लोजन होगा हाई टेम्परेचर के कारण, उस एक्सप्लोजन होने के कारण वो सुपरनोवा बन जाते हैं। आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद इफ द रेमनेंट कोर, जो कोर में हुआ है एक्सप्लोजन, वो जो कोर के जो टुकड़े हैं रेमनेंट्स जो हैं, अगर वो 1.4 to 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन, यदि वो सूर्य के मास से लगभग 1.5 से 3 गुना ज्यादा हैं, पहले तो 10 टाइम्स था, ठीक है, अभी वो 1.5 से 3 गुना ज्यादा हैं, बचे हुए टुकड़े भी एक्सप्लोजन होने के बावजूद भी मास, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यूट्रॉन स्टार, तब न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ठीक है, विच इज वेरी हाई डेंसिटी, जो बहुत ही ज्यादा हैवी डेंसिटी का होता है, हाई डेंसिटी का, बॉडी कंपोजिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड न्यूट्रॉन, जो क्लोजली पैक्ड न्यूट्रॉन से बना होता है, वो स्टार बन जाता है, तो न्यूट्रॉन स्टार। समझ गए? इफ द रेमनेंट कोर आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यदि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो रेमनेंट कोर है वो इज मोर देन 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन, वो यदि सूर्य के मास के 3 गुना ज्यादा होता है, 3 गुना से ज्यादा होता है, पहले तो 1.5 से 3 था, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार बन गया। अब अगर वो 3 से ज्यादा हो एक्सप्लोजन के बावजूद भी, द कोर कोलैप्स अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी इतनी होती है कि जो उसकी कोर है वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल तब बन जाता है, क्या बन जाता है? ब्लैक होल विद इन्फिनिट ग्रेविटी एंड डेंसिटी, जिस ब्लैक होल की इन्फिनिट ग्रेविटी होती है और डेंसिटी होती है, जिसकी डेंसिटी का, जिसकी ग्रेविटी का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो बन जाती है। तब समझ गए गैलेक्सी क्या होती है? द स्प्राउलिंग सिस्टम ऑफ गैस, डस्ट एंड स्टार्स, गैस का, डस्ट का, स्टार का जो बहुत बड़ा फैला हुआ जो प्रणाली है, सिस्टम जो है, होल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे से होल्ड किया गया है, इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं ग्रेविटी के कारण, इज कॉल्ड ए गैलेक्सी, उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी ग्रेविटी के कारण जिसमें स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, डस्ट है, गैस है, इसको होल्ड किया गया ग्रेविटी के द्वारा, उसको गैलेक्सी बोलते हैं। ऑल गैलेक्सीज कंटेन ए सुपरमैसिव ब्लैक होल एट देयर सेंटर, सभी गैलेक्सी का उसके सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। समझ गए? हमारी गैलेक्सी का सेंटर क्या है? सन, और सन के अंदर ब्लैक होल है, ठीक है, जो डार्क स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं ना, सोलर साइकिल्स, वो भी आएगा आगे, ठीक है, उनमें ब्लैक होल है। देखो अब क्या है, सभी गैलेक्सी का सेंटर में क्या ब्लैक होल है,
टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज को देखो क्या है, एलिप्टिकल गैलेक्सी, ठीक है। एक तो एलिप्टिकल गैलेक्सी होती है, इट इज राउंड और ओवल शेप इन विच स्टार्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, ठीक है। यह राउंड और ओवल शेप आकार की होती है, जिसमें जो सितारे होते हैं वो यूनिफॉर्मली पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह होते हैं। स्पाइरल गैलेक्सी विद स्पाइरल आर्म्स, जिसकी स्पाइरल घुमावदार आर्म बाजुएं होती हैं। रिलेटिवली फ्लैट डिस्क, जिसकी रिलेटिवली फ्लैट डिस्क होती है। विद ए सेंट्रल बल्ज, सेंट्रल में जो सेंटर में से थोड़ी सी बल्ज होती है। हमारी गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। इरेगुलर गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी कैसी होती है? विद नो डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर, उसका कोई डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता, वो होती है। सन इज सिचुएटेड इन ओरियन आर्म, हमारी जो गैलेक्सी है ना स्पाइरल गैलेक्सी, उसकी दो आर्म हैं, उनमें से एक आर्म में सन जो है ओरियन आर्म में सिचुएटेड है, ठीक है। और नियरेस्ट स्टार क्या? प्रोक्सिमा सेंचुरी, हमारी गैलेक्सी सूर्य के सूर्य के बाद दूसरा नियरेस्ट स्टार क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सैगिटेरियस इज द ब्लैक होल ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल क्या है? क्या नाम उसका? सैगिटेरियस। क्या नाम है? सैगिटेरियस। नियरेस्ट गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा, जो हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट दूसरी गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा, ठीक है। अब देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स की ट्विंकलिंग कैसे होती है, ठीक है, इस चीज को कर लेते हैं। ड्यू टू द टर्ब्यूलेंस इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में टर्ब्यूलेंस होने के कारण लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गेट्स मोर डिफ्लेक्टेड, वो लाइट जो स्टार से आ रही है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में, एटमोस्फेयर में टर्ब्यूलेंस है, परावर्तित इधर उधर, ठीक है। एज इट अपियर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, ये डिफ्लेक्टेड क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो लाइट आ रही है ये पॉइंट सोर्स से आ रही है। हाउएवर द लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स इज नॉट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, हालांकि जो लाइट अलग अलग प्लैनेट से आ रही है सोलर सिस्टम से, उनसे जो लाइट आ रही है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, पॉइंट सोर्स से नहीं आ रही होती, ठीक है। एंड डज नॉट गेट डिफ्लेक्टेड वेरी इजिली, और बहुत इजिली वो डिफ्लेक्ट नहीं होती। दैट्स वाई, इसीलिए प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। ट्विंकलिंग डज नॉट ऑब्जर्व इन द स्पेस, और ये जो ट्विंकलिंग है ना, जगमगाहट, ये टिमटिमाहट जो है, ये स्पेस में ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट में, एटमोस्फेयर है ही नहीं, टर्बुलेंस कहां से होगी, इसीलिए वो ट्विंकलिंग वहां पर नहीं होती। इज इट क्लियर और नॉट? और करवाऊं?